हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू मीनाक्षीज बायो अकेडमी। सो मैं हूं मीनाक्षी राजपूत। ओके बच्चों, ये वाला जो सेशन रहने वाला है इसमें मैं जो भी बच्चे आईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी का पेपर देने वाले हैं, अभी 12th फेब को जो पेपर है वो देने वाले हैं उनके लिए है। ठीक है। जो बच्चे रिविजन कर रहे हैं, जो आज मैं टॉपिक्स बताने वाली हूँ उनका बहुत अच्छे से थरोली रिविजन आपको करना है। ठीक है। एंड जो बच्चों ने अभी तक बहुत अच्छे से तैयारी नहीं हुई है, कुछ एक दो यूनिट रह भी गई हैं पर फिर भी उन्होंने फॉर्म फिल किया तो पेपर देना चाहते हो, तो बच्चों ये जो टॉपिक्स मैं बताने वाली हूँ इनको एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लेना। ये जो मेरा लास्ट 5 to 7 ईयर्स के पेपर का एनालिसिस है उसके बेसिस पे मैं आपको ये बता रही हूँ। ठीक है। सो वीडियो को एंड तक देखना। जो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है। सो ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। सो जो भी बच्चे मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो यहाँ पे कर सकते हैं। एंड ये मेरा टेलीग्राम का पेज है जिसमें कि मैं सारा कंटेंट रिलेटेड नोट्स एंड बुक्स शेयर करती हूँ। तो आप लोग को अगर कोई बुक की ज़रूरत है तो आप वहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है। पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे पास में सबसे पहले है सेल बायोलॉजी। तो सेल बायोलॉजी में बच्चे जैसे कि क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी मैच द फॉलोइंग टाइप्स। ठीक है। और वो जो क्वेश्चन हमारे बनते हैं वो बनते हैं सेल की ऑर्गेनली, राइट, सेल ऑर्गेनली, उसका स्ट्रक्चर, राइट, प्लस उनके फंक्शन पे, है ना। ये काफी यहाँ से जो है क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है। सो एक तो ये हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करें तो सेल कम्युनिकेशन मतलब सेल सिग्नलिंग में बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं आपके लाइक जीपीसीआर एंड आरटीके में से। तो जीपीसीआर और आरटीके रिसेप्टर कौन कौन से होते हैं, इनके एग्जाम्पल। ठीक है। प्लस जैसे आरटीके पे कौन सा लीगेंड आके बाइंड कर रहा है, लीगेंड जैसे कि, तो अगर आप एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो आपको ये भी याद रहेगा कि कौन सा जो लीगेंड है वो आके बाइंड कर रहा है। ठीक है। नॉर्मल जैसे कि ट्रांसफर एंड रिसेप्टर पे भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो आप एक बार थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लीजिएगा। ठीक है। उसके अलावा आपके जो सेकेंडरी मैसेंजर्स वगैरह होते हैं उनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है। हमारी जो सेल साइकिल होती है, सेल साइकिल, राइट, माइटोसिस, मियोसिस, मियोसिस 1 में क्या हो रहा है, मियोसिस 2 में क्या हो रहा है। एंड अगर डीएनए का कंटेंट जो है मियोसिस फर्स्ट में जीवन फेज में इतना था तो लास्ट में कितना होगा, क्रोमोसोम का नंबर इतना था तो लास्ट में कितना होगा। ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो कि न्यूमेरिकल में एनईटी में भी बन सकते हैं और नॉर्मल आपके एमसीक्यूज में भी बन सकते हैं। ठीक है। तो सेल साइकिल हो जाएगा, प्लस उसका रेगुलेशन। रेगुलेशन में आपको बहुत ज़्यादा इनडेप्थ नहीं जाना है, बट बेसिक एंड बेसिक ऑफ द अपोप्टोसिस। अपोप्टोसिस के जो भी आपके मेथड्स होते, जो आपके टाइप्स होते हैं लाइक इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, परफोरिन, ग्रेन्जाइम, तो ये आपको इतना इसका आइडिया होना चाहिए। ओके। चलिए, अब आ जाते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट होती है। बायोकेमिस्ट्री में अगर मैं बात करूँ सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स की, राइट। कार्बोहाइड्रेट्स में बच्चे अगर हम देखते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स में जो आपके डाइसेकेराइड्स होते हैं, कुछ एग्जांपल्स होते हैं लाइक काइटिन हो गया, सेल्यूलोज, इनके अंदर जो लिंकेजेस होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है। फिर अगर मैं बात करूँ ग्लाइकोलिसिस वगैरह की, तो ग्लाइकोलिसिस इनके जो रेगुलेशन होता है बेसिकली उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ग्लाइकोलिसिस, टीसीए साइकिल, ग्लूकोनियोजेनेसिस, राइट। ये जो होती है ये कहाँ पर हो रही हैं, राइट। इनका जो है जैसे कि सबस्ट्रेट क्या है ना, कोरी साइकिल हो गई, वो कहाँ से किस कंडीशन में वो हो रही है। तो ये बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोई आपसे बहुत ज़्यादा इन डेप्थ उसमें से नहीं पूछने वाला है, राइट। और इनका जो रेगुलेशन होता है उसी में से क्वेश्चन आएगा। रेगुलेशन में से मेनली जो होता है यहाँ पे क्वेश्चन बनकर आता है। ठीक है। उसके अलावा अमाइनो एसिड्स जो हैं, उसके अलावा अमाइनो एसिड्स जो हैं, अमाइनो एसिड्स आपको बच्चों अच्छे से पता होने चाहिए। उनका जो स्ट्रक्चर है वो आपको बेसिक स्ट्रक्चर भी अगर बेसिक नहीं पता है तो आपको ये पता होना चाहिए कौन से पोलर हैं, कौन से नॉन पोलर हैं, कौन से जो आपके अमाइनो एसिड्स उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज कौन से, हाइड्रोफोबिक कौन से हैं, राइट, ट्रिप्टोफान में कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एंड एक क्वेश्चन और आता है जो कि एक दो बार डिफरेंट एग्जामिनेशंस में पूछा जा चुका है कि कोडोन्स लाइक मेथियोनिन को कोड करने वाले कितने कोडोन हैं, मैक्सिमम कोडोन किस अमाइनो एसिड को कोड करते हैं, लाइक कौन से अमाइनो एसिड को कोड करते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ द कोडोन्स, राइट, ट्रिप्टोफान के कितने कोडोन्स हैं कोड करने वाले। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बेसिक क्वेश्चन है और अमाइनो एसिड्स में से वो आते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन आ जाता है आपका पेप्टाइड पे चार्ज कैलकुलेशन का, तो वो भी एक क्वेश्चन है जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, पूछा आगे भी जा सकता है। ठीक है। इसके अलावा आपका जो प्रोटीन का प्यूरिफिकेशन होता है, ठीक है, प्रोटीन का प्यूरिफिकेशन हो गया। आपका जो स्ट्रक्चर होता है, अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं जैसे कि आपका अल्फा हेलिक्स, उसके पैरामीटर्स की
लाइक जो एक टर्न होता है, एक पिच जो होती है उसकी लेंथ, मतलब उसका क्या होता है एंगस्ट्रॉम में, नैनोमीटर में, सब एकदम अच्छे से याद करके रखना, ठीक है, क्योंकि इन पे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और बेसिक आपका न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ द फैटी एसिड्स, ये कहाँ हो रहा है। नॉर्मली क्वेश्चन जो होता है ना वो यहीं से आता है कि ये हो कहाँ रहा है ना। तो ये आपको यहाँ पे इसके अंदर अच्छे से याद करके रखना है। अब अगर मैं आ जाऊँ एंजाइम काइनेटिक्स पे, ठीक है, तो एंजाइम काइनेटिक्स पे बच्चे अब इतना टाइम नहीं कि आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ो, तो आप एक काम कर लो कि एंजाइम काइनेटिक्स पे जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है, एक बार उनको प्रीवियस ईयर में देख लो कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको एक बार सॉल्व कर लो, फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन। और जो एंजाइम इनिबिशन वाला टॉपिक है ना उसको बहुत अच्छे से कर लेना, उसमें बहुत क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा एक टॉपिक होता है आपका वाइटामिन्स, राइट। सो वाइटामिन्स की अगर मैं बात करती हूँ तो आपका वाइटामिन्स में जो उनके कोफैक्टर्स होते हैं, लाइक टाइप्स, फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल, उनके अंदर जो कोफैक्टर्स है, कौन सी रिएक्शन वो कैटेलाइज कर रहे हैं, वो उस पे मैच द फॉलोइंग टाइप एक दो बार आ भी चुका है, अगर आपने पेपर्स देखे होंगे तो ये भी एक बार हम अच्छे से कर लेंगे तो बेटर रहेगा। इसको आप कोई ट्रिक बना के भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, इट्स कंप्लीटली अप टू यू। तो आप एटलीस्ट ये टॉपिक तो करें। न्यूक्लिक एसिड में भी उसका एक बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो आपको पता होना चाहिए, और उसके जो दो पाथवे होते हैं न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस के, उनमें बहुत ज़्यादा इन डेप्थ कभी क्वेश्चन आया नहीं है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि पाथवेज जो हैं, जो डी नोवो पाथवे है, राइट, तो ये इनमें हो क्या रहा है एक्चुअली, क्या सबस्ट्रेट है, कैसे पूरा न्यूक्लियोटाइड बन रहा है, कैसे किस तरीके से बन रहा है, बेसिक आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पूरी साइकिल भी नहीं पता है, एंजाइम्स भी नहीं पता है, इतना हमें इसके अंदर पता होना चाहिए, इतना बेसिक, इतना मान के चलते कि आपको आइडिया रहेगा। ऑल राइट बच्चों, सो जेनेटिक्स में हम मेंडल के लॉज जो होते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमीट्स, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और इनमें क्वेश्चन भी आता है। उसके अलावा क्वेश्चन आता है आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस में से, आपका को डोमिनेंस में से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ठीक है, मल्टीपल एलील्स, प्लियोट्रोपी क्या होती है, एंड एक क्वेश्चन आता है आपका पेनिट्रेंस पे। पेनिट्रेंस पे जो है न्यूमेरिकल भी आ सकता है, पेनिट्रेंस एंड एक्सप्रेसिविटी वाले टॉपिक में से, ठीक है। उसके अलावा जो है डायरेक्ट क्वेश्चन जो बन सकता है वो बन सकता है हमारा एपिस्टेसिस में, राइट। एपिस्टेसिस में रेशियोज में से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, रेशियोज आपको सभी के पता होने चाहिए। उसके अलावा जो आपकी डिजीजेज होती हैं, राइट, आपको एक चीज़ और करनी है जिसके ऊपर लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था, डिजीजेज जैसे कि आपके हंटिंगटन डिजीज़ हो गई, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम हो गया, राइट, जैसे कि आपका पार्किंसंस, अल्जाइमर हो गया, है ना। इसके अलावा इनके अंदर जैसे हंटिंगटन के अंदर क्या होता है, जेनेटिक कोडोन होता है, ठीक है। फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम में कौन सा वो जीन होता है। तो ये क्वेश्चंस जो हैं ये आते हैं, लाइक फिनाइल कीटोन्यूरिया में क्या डिफेक्टिव होता है, मतलब ये जो सारी डिजीजेज हैं इनके अंदर एक्चुअल में हो क्या रहा है, इनका मेन कॉज क्या है, राइट। जैसे कि आपका हंटिंगटन में कोडोन रहता है, राइट, फिनाइल कीटोन्यूरिया में आपका एंजाइम रहेगा, आपका फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम में एक जीन रहता है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है छोटी छोटी, और यहीं पे हम लैक कर जाते हैं। तो अगर हम लास्ट टाइम पे इन छोटे छोटे पॉइंट्स पे भी एक बार ध्यान दे देंगे ना, तो वहीं पे हमारे जो है रैंक बढ़ने के चांसेस है, मतलब हम अच्छा स्कोर वहाँ पे कर सकते हैं। क्योंकि हम इस टाइम पे लग जाते हैं यार, बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ लेते हैं, पता नहीं क्या खतरनाक पेपर आएगा जैम का, और वहीं पे हम इन छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ देते हैं। तो इनको आपको अच्छे से करना है। दूसरा आता है आपका पेडिग्री में रिस्क एनालिसिस, जो कि मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। रिस्क एनालिसिस वैसे भी आ जाता है डिजीजेज में, आपसे इनहेरिटेंस जो पैटर्न है वो आपको बता दिया जाता है, फिर उसके में आपको जो है रिस्क एनालिसिस करना होता है कि जो प्रोजनी है उसके डिजीज होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, राइट, कितने सन्स और डॉटर्स जो होंगे वो डिजीज होंगे, कितने नॉर्मल होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में कॉमन है जो कि पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आपका जेनेटिक्स है उसमें ऐसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, 2 पॉइंट टेस्ट क्रॉस, 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस, इनमें क्या हो रहा है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, येस, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं भूल गई हूँ, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, और उसकी जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन है वो, और इसके साथ में जो इंटरफेरेंस एंड आपका कोएफिशिएंट ऑफ को इंसिडेंस वाला जो टॉपिक है उस पर भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट।
अब मैं आ जाती हूँ यहाँ पे हमारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की मैं बात करती हूँ तो आपको रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ये तीनों आपको पता है इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में देखा जाए तो मेन तो यही रहता है ना। अब फिर भी एक बार को हम देख ले तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आपका जो एंजाइम्स है इनके अंदर, राइट, एंजाइम्स जो भी हम हैं लाइक रेप्लिकेशन में आरएनए पॉलीमरेजेस है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, टेलोमेरेज है, डीएनए पॉलीमरेजेस है, राइट, 1 2 3 4 5 और आपके यूकेरियोट्स में अलग हैं। तो इनका आपको एक बार थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, किसके पास कौन सी एक्टिविटी, कौन सी सुपर पावर किसके पास है, इतना तो हमें इसके अंदर पता होना चाहिए, इतना बेसिक है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए तो एंटीबायोटिक्स और इनिबिटर्स है ना, एंटीबायोटिक्स बोल दूं या फिर मैं बोल दूं इसके अंदर जो एंटीबायोटिक्स जो कि इनिबिटर्स होती हैं, उनके ऊपर भी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो वो भी हमारा इंपॉर्टेंट है जो कि हमें इसमें पढ़कर जाना है। उसके अलावा म्यूटेशन में बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही ईजी टॉपिक होता है म्यूटेशन, कुछ भी नहीं होता है म्यूटेशन में, बट फिर भी हम क्वेश्चन को गलत कराते हैं, तो म्यूटेशन आपको ध्यान रखना है। और रिकॉम्बिनेशन एंड रिपेयर, रिकॉम्बिनेशन एंड डीएनए रिपेयर में अभी अगर आप पूरा नहीं पढ़ सकते हो तो सिर्फ इतना कर लो कि इसके अंदर जो एंजाइम्स है वो देख लो, जैसे कि एक रैक के एंजाइम होता है, ठीक है, उसका क्या रोल होता है, जो आपका सॉस रिपेयर जो होता है, एसओएस जो रिपेयर होता है, उसमें क्या हो रहा है, इसमें से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन पूछने की, तो ये आपको एटलीस्ट इतना तो हमें इसके अंदर करना ही करना है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं आ जाती हूँ इवोल्यूशन में, इवोल्यूशन में आपका जो है मोस्टली क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है पॉपुलेशन जेनेटिक्स से, ठीक है। सो अगर मैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स की बात करूँ तो हमारा जो हार्डी वेनबर्ग लॉ है उसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं, हार्डी वेनबर्ग लॉ में से हमारे क्वेश्चन आते हैं, हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम जो है, हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में से हमारे एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा जो आपका जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया, फाउंडर्स इफेक्ट हो गया, राइट, आपका जीन फ्लो हो गया, ये कुछ बेसिक चीज़ें जिसमें से एग्जाम में से क्वेश्चन बनता है। इवोल्यूशन में स्पीशिएशन पे क्वेश्चन आ जाता है, नेचुरल सिलेक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, नेचुरल सिलेक्शन पे आपके एमएसक्यूज वगैरह जो हैं काफ़ी एग्जाम में आ सकते हैं, इसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि चांसेस हैं कि आ सकते हैं, ठीक है। ये 3 4 टॉपिक में से माइक्रोबायोलॉजी, सो माइक्रोबायोलॉजी में आप जैसे कि लास्ट ईयर पे क्वेश्चन आया था, तो मीडिया टाइप्स ऑफ जो कल्चर मीडिया होते हैं वो एक बार हम देखेंगे कौन कौन से मीडिया होते हैं आपके, डिफरेंशियल सिलेक्टिव मीडिया, डिफरेंशियल कॉम्प्लेक्स मीडिया, ये कौन कौन से मीडिया होते हैं, क्या इनका इंपॉर्टेंस होता है, एक बार वो देख लीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा आपका बैक्टीरिया एंड वायरस का स्ट्रक्चर, बैक्टीरिया एंड वायरस का जो स्ट्रक्चर होता है, राइट, वो हमें पढ़ना है। बैक्टीरिया और वायरस का जो स्ट्रक्चर है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में क्या डिफरेंस है, वायरसेस और नॉर्मल जो प्लांट वायरसेस होते हैं ये आपको पता होने चाहिए। कुछ जो वायरॉइड्स क्या होते हैं, प्रियॉन्स क्या होते हैं, इनसे कुछ डिजीजेस होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। वायरस में अगर मैं बात करूँ थोड़ा बहुत आपको HIV, हेपेटाइटिस, राइट, HPV, ये बेसिक वायरसेस क्या होते हैं, क्या कुछ ये करते हैं। पोलियो वायरस पे तो बहुत क्वेश्चन आते हैं, राइट, इसकी जो वैक्सीन होती हैं सैबिन एंड सॉक वैक्सीन, ये आपको पता होना चाहिए। तो इतना बेसिक हम मान के चल रहे हैं कि हमें इसके अंदर पता है। बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है वो ही अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसमें से क्वेश्चन आता है। सेल वॉल का स्ट्रक्चर ही अपने आप में काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो उसमें से भी एग्जाम में जो है क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। अगर हमें बहुत ज़्यादा अभी ग्रोथ काइनेटिक्स हमने नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा हम ग्रोथ काइनेटिक्स जो है आप उसके क्वेश्चंस अगर देख लेंगे, 4 5 क्वेश्चन अगर आप उसके सॉल्व करके चले जाओगे ना, तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो आसानी से बन जाएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर्स में आए हुए या आप देख सकते हो बहुत सारे आपको ग्रोथ काइनेटिक्स पे क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो वो आप देख लीजिएगा उस पर। एंड अगर आपको चाहिए क्वेश्चंस तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं आपको क्वेश्चंस थोड़ा सा करवा दूंगी उस पर, है ना। और माइक्रोबियल जेनेटिक्स जो होती है आपकी, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, माइक्रोबियल जेनेटिक्स भी इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। आपकी ट्रांसफॉर्मेशन फ्रीक्वेंसी वगैरह जो है ये पूछी जा सकती है, ठीक है। चलिए, सो ये माइक्रोबायोलॉजी जो है ऊपर ऊपर से पूरा हो गया। और माइक्रोबायोलॉजी में एंटीबायोटिक्स भी एक हमारा टॉपिक होता है जिसमें एंटीबायोटिक्स की क्लासेस, उनका मोड ऑफ एक्शन देखा जाता है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है ना। ओके, सो प्लांट बायोलॉजी में आपका बेसिक फिजियोलॉजी की फोटोसिंथेसिस, C3 C4 साइकिल क्या होती है, क्या इनके अंदर हो रहा है, इतना तो हम मान के चल रहे हैं कि आ सकता है भैया, इतना भी कम नहीं आता है। उसके अलावा मैं मान के चलूँ तो हमारा प्लांट हार्मोन्स जो है, प्लांट हार्मोन्स, फाइटो हार्मोन्स जो है उन पे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं,
ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है उस पर क्वेश्चन बनते हैं। तो लाइक और क्वेश्चन बनते हैं बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन टिश्यूज़ में क्वेश्चन आते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ में, एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म्स में क्या डिफरेंस होते हैं, तो ये एमएसक्यूज़ वगैरह में पूछे जा सकते हैं। तो बहुत ही बेसिक पढ़ना है, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में नहीं पढ़ना है। जो बच्चे जूलॉजी वाले बैकग्राउंड के, अदर जो मतलब कि फिर भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिनको बहुत ज़्यादा प्लांट में इंटरेस्ट नहीं है, इतनी 3-4 टॉपिक को एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं एनिमल बायोलॉजी में। तो एनिमल बायोलॉजी में तो भैया बहुत कुछ है ना। तो एनिमल बायोलॉजी में सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ इम्यूनोलॉजी की, ठीक है, अगर मैं बात कर रही हूँ इम्यूनोलॉजी की, तो इम्यूनोलॉजी में बच्चे बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास में पढ़ने के लिए। तो इम्यूनोलॉजी में फिर भी हम पढ़ेंगे जो आपका बेसिक डिफरेंस होता है एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है, एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी ये हम करेंगे, ठीक है। अडेप्टिव एंड इन्नेट इम्यूनिटी, अडेप्टिव एंड इन्नेट इम्यूनिटी, ठीक है। और उसके अलावा आपका इम्यूनोग्लोबुलिन लाइक एंटीबॉडी, उसका स्ट्रक्चर एंड उसके टाइप, स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ये तो हम करेंगे। स्ट्रक्चर एंड टाइप्स हम ये तो करना ही करना है, स्ट्रक्चर एंड टाइप्स इसके, ठीक है। उसके अलावा आपका जो बेसिक एमएचसीज होती हैं, आपके टी सेल्स बी सेल्स क्या होता है, क्या करते हैं, एपीसीज क्या होते हैं, इतना तो आपको इसके अंदर आइडिया होना चाहिए। क्योंकि अगर यही आइडिया नहीं है आपका, सेल मेडिएटेड ह्यूमरल इम्यूनिटी, हाइपर सेंसिटिविटी एंड ऑटो इम्यून डिजीजेस, हाइपर सेंसिटिविटी एंड ऑटो इम्यून डिजीजेस पे डायरेक्ट क्वेश्चन जो है एग्जाम में बन सकता है, ऑटो इम्यून डिजीजेस पे, ठीक है। उसके अलावा भी इसके अंदर बहुत कुछ है। सो एनिमल बायोलॉजी के अंदर आप डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड कार्डियो जो कार्डियो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसको एक बार अच्छे से कर लेना। एंडोक्राइन में थोड़ा हार्मोन वाला देख लेना, क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा मतलब डेप्थ में तो क्वेश्चन नहीं आएगा, बेसिक क्वेश्चन आएगा, लाइक जो हम 12th लेवल में पढ़ते थे उसी में से आएगा क्वेश्चन, है ना। अब उसके अंदर भी अगर मैं आपको बता दूँ तो रेस्पिरेटरी में से आपका जो है थोड़ा बहुत वॉल्यूम वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो आ सकते हैं। कार्डियक आउटपुट वगैरह जो है न्यूमेरिकल में बनकर आ सकता है। लास्ट टाइम भी एक जो वेन वाला क्वेश्चन आता है उस तरह के क्वेश्चन जो है मतलब न्यूमेरिकल वाला जो सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी में से बन सकता है। तो वो जो फॉर्मूलाज है वो एक बार देख लेना, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है वो देख लेना कि उसके अंदर जो पीक्स वगैरह होती हैं क्या वो बता रही हैं, ये हमें इसके अंदर पता होना चाहिए, ठीक है। और एनिमल के अंदर जो है अभी आपका थोड़ा डेवलपमेंटल बायोलॉजी आ गया है, तो उसके अंदर आपका थोड़ा क्लीवेज वाला गैस्ट्रुलेशन एंड मूवमेंट्स जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट है, फर्टिलाइजेशन इम्पॉर्टेंट, ये 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंटल बायोलॉजी में से, ठीक है। इकोलॉजी में अगेन इकोसिस्टम, इकोटोन, इकोटाइप, राइट, जो कम्युनिटीज़ के बीच में इंटरेक्शन होती है इसी में से क्वेश्चन बनेगा। बहुत ज़्यादा इकोलॉजी में आपको बहुत एकदम बेसिक पढ़ना, और इकोलॉजी में बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन बनता नहीं है, ठीक है। अगेन बायोटेक्नोलॉजी, सो बायोटेक्नोलॉजी में तो मैं आप लोगों को बोलूँगी कि आप लोग बच्चे आरडीटी जो है कि उसके जो एंजाइम्स होते हैं, राइट, जो एंड मॉडिफाइफिकेशन एंजाइम होते हैं, प्लाज्मिड्स होते हैं, वेक्टर्स जो होते हैं प्लाज्मिड में, वेक्टर्स जो हैं आपके कॉस्मिड फास्मिड, ये किसके बने होते हैं, बैग किसका बना होता है, पैक किसका बना होता है, यैक किसका बना होता है, इनकी जो कैरिंग कैपेसिटीज़ होती हैं ये याद रख लेंगे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आपके रिपोर्टर जो होते हैं, सिलेक्टेबल मार्कर्स क्या होते हैं, राइट, आपके जो रिपोर्टर जीन्स होते हैं उनके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, रेस्ट्रिक्शन मैपिंग पे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। सो बेसिक क्वेश्चन आएगा बायोटेक्नोलॉजी में से, बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। टीआई प्लाज्मिड जो है इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अलग से क्योंकि टीआई प्लाज्मिड पे क्वेश्चन बनने के चांसेस जो होते हैं ज़्यादा होते हैं। एगेरोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस वाला जो होता है, जीन डिलीवरी के जो मेथड्स होते हैं वो एक बार देख लीजिएगा। सो ये हम कर लेंगे। उसके अलावा मेथड्स इन बायोलॉजी में अगर मैं आपको बताऊँ स्पेसिफिकली, मेथड्स इन बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट है माइक्रोस्कोपी, लास्ट ईयर भी इस पर क्वेश्चन आया था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एंड लाइट माइक्रोस्कोपी दोनों, आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस के साथ साथ ही अगर हम देख लें ब्लॉटिंग एंड उसके एप्लीकेशन, ठीक है, इसके साथ ही अगर हम देख लें ब्लॉटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप पीसीआर, ठीक है, क्रोमैटोग्राफी इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। और एक क्वेश्चन जो है अगर अभी क्योंकि काफ़ी ट्रेंडिंग है ये क्रिस्पर कैस सिस्टम, तो इस पे भी आपका क्वेश्चन जो है एग्जाम में हो सकता है कि आ जाए। सीक्वेंसिंग जो है उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है,
बेसिक ऑफ द स्पेक्ट्रोस्कोपी जो आपका बियर्स लैम्बर्ट लॉ है उस पर एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, तो उतना आपको आना चाहिए। आपका पीसीआर, फ्रेट, फ्रैप, ये जो टेक्निक्स हैं, फ्रेट हो गया, फ्रैप हो गया, ये कहाँ यूज़ हो रही हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये सब तो ठीक है, ये सब हो गया, ये टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए क्या करना है क्या नहीं करना है, कहाँ से पढ़ना है। बट अब आपको इसके अंदर एक और चीज़ है, ये आप पढ़ लोगे एक बार, इसका ओवरऑल देख लोगे। अब जो बच्चे हैं जो कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा कवर नहीं किया है अभी तक सिलेबस, जिन्होंने बहुत लेट प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, बच्चों जो नीट एग्ज़ाम के लिए भी अगर आपने पढ़ा हुआ है, तो इन टॉपिक्स में से जो अगर आपके पास अभी जितने भी मैंने बताए हैं टॉपिक, उसमें से कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो कि आपने नीट के टाइम पे भी कवर किए होंगे। ठीक है, सो अगर आपके पास वो नोट्स है तो उसमें से फटाफट रिविजन कर लो। अदरवाइज जो पाथफाइंडर की जो बुक्स आती हैं आप वो भी पढ़ सकते हो। ठीक है, जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो रिवीजन कर रहे हैं, वो अपने नोट्स में से ही पढ़ें। अदरवाइज अगर उनको लगता है कि कोई टॉपिक जो मैंने बताया और आपने नहीं पढ़ा है, वो एक बार पाथफाइंडर में से देख लीजिएगा, उसमें आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, ऑलराइट, उसके अंदर आपको मिल ही जाएगा, टेक्निक्स हैं या जो भी कुछ है सब आपको वहाँ पे मिल जाएगा। सो इन टॉपिक्स को स्किप नहीं करना है। ठीक है, एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं यही बोलूँगी कि इन टॉपिक्स को एटलीस्ट पढ़कर जाना, और इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी स्किप मत करना। ठीक है, रिवीजन करो तो इनका थॉरली रिवीजन करो, ऐसा नहीं कि इन्हीं का करो और बाकियों का ना करो, रिवीजन सबका कर लो, जिन बच्चों ने भी पढ़ा है अच्छे से तैयारी करी है, और जिन भी बच्चों ने तैयारी नहीं करी है बहुत अच्छे से, काफ़ी लेट तैयारी शुरू करी है, अभी भी बहुत चीज़ें बच रही हैं, वो सिर्फ इन टॉपिक्स को एटलीस्ट एक बार गो थ्रू कर लो। ठीक है, अभी 4-5 दिन हैं, 4-5 दिन के अंदर अगर लग के पढ़ाई करोगे तो हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टॉपिक्स ये नहीं है। ठीक है, चलिए, ओके देन, थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ बच्चों लाइक कर दीजिएगा सेशन को, एंड और मैं ऐसी वीडियोस आप लोग के लिए लेकर आऊँगी, और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।